हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं समास को ट्रिक से, मतलब आप लोग ट्रिक से समास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आता है जो समास में अक्सर उसका कन्फ्यूजन रह जाता है। तो आज मैं उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं, जो मात्र 10 सेकंड में आप लोग समास पता कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को अंत तक देख लेना है। वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद कमेंट में मुझे बताइए जो क्या वास्तव में आप लोग 10 सेकंड में पता कर सकते हैं यही या नहीं। निश्चित रूप से कमेंट में बताया कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला आता है समास। तो समास किसे कहते हैं? तो समास बोला जाता है जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समास। किसको बोलते हैं? मतलब दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है पद उसको क्या बोलते हैं? समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, जैसे राजा और इसका जो कुमार रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? राजकुमार। तो यहाँ क्या हो गया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग समास। संधि और समास दोनों हालांकि सेम होता है, लेकिन संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं और समास में दो पद आपस में मिलते हैं। तो याद रखिएगा समास किसे बोलते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसी को बोलते हैं हम समास। जैसे एक होता है घोड़ा और एक होता है उस पर सवार करने वाला, और दोनों को जब मिला देंगे तो इसको बोलते हैं घुड़सवार। क्या बोलेंगे? घुड़सवार। तो ये घुड़सवार जो हो गया यही हमारा समासिक पद है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा समास के जो है कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन होते हैं? तो एक हो गया द्विगु समास, दूसरा हो गया द्वंद्व समास, तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा हो गया तत्पुरुष और छठा हो गया कर्मधारय। तो इसको मैं अपने हिसाब से बांट दिया हूँ और नामकरण भी इसी प्रकार से कर दिया हूँ, ताकि जो आप लोगों को समाज जो है पूरा कंसेप्ट में रहेगा उसे मैं पहले लिखा हूँ, और लास्ट में जो ये तत्पुरुष और कर्मधारय में विशेष कन्फ्यूजन आप लोगों को रहता है वो नहीं रहने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बारी बारी से। तो पहला हमारा आ गया द्विगु। पहले हम लोग समझते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास किसको बोलते हैं? तो द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो। तो दो एक क्या है? संख्या। तो द्विगु समास के बारे में सिर्फ आप लोगों को इतना याद रख लेना है, जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक आ जाए। संख्यावाचक कहने का मतलब जिससे कुछ संख्या का बोध हो उसे हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक। क्या बोलेंगे? संख्यावाचक, या उसी को बोला जाता है द्विगु समास। याद रखिएगा पहला पद जो है कैसा होना चाहिए? तो पहला पद होना चाहिए संख्यावाचक। संख्यावाचक कहने का मतलब जिससे कुछ संख्या का बोध हो। जैसे देखिए चौराहा। तो चौराहा किसको बोलते हैं? तो चौराहा बोला जाता है चार राहों के समूह को। चार राहों के समूह को। तो यहाँ पहला पद इसमें क्या आ गया? संख्यावाचक। इसी प्रकार होता है दोपहर। दोपहर क्या होता है? तो दोपहर बोलते हैं हम दो पहाड़ों के समूह को। तो यहाँ भी दो क्या आ गया? पहला संख्यावाचक। इसी प्रकार है पंचवटी। तो पंचवटी का मतलब क्या होता है? जो पंच प्लस वटी। तो वट मतलब होता है रास्ता। वट मतलब क्या होता है? रास्ता। तो जहाँ 5 रास्ता का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचवटी। क्या बोलते हैं? पंचवटी। तो इस प्रकार से पंचवटी में भी क्या है? द्विगु समास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था, उसके बाद था त्रिलोकी। तो यहाँ त्रि में भी देख सकते हैं, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो यहाँ भी पहला पद क्या आ गया? संख्यावाचक। तो इस प्रकार से त्रिलोकी भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। तो उम्मीद करता हूँ द्विगु आप लोगों को समझ में आ गया हो। सिंपल याद रखना है, जो जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, जिससे कुछ संख्या का बोध हो। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्वंद्व की ओर। तो द्विगु के बाद याद रखना आप लोग द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो द्वंद्व समास बोलते हैं जो जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। आप लोगों को ये परिभाषा भी अगर नहीं याद रहे तो सिंपल याद रखना है, जो इस दोनों पद के बीच में जो है ये वाला योजक चिन्ह लगा रहता है, ये जो इस प्रकार के जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जब दो समासिक पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है तो उसको समझ लेंगे हम लोग द्वंद्व समास। और एक और कंडीशन है, जो योजक चिन्ह तो लगा रहेगा लेकिन ये दोनों पद जो है एक दूसरे का विलोम रहेगा। जैसे माता का विलोम हो जाएगा उल्टा, मतलब पिता। उसके बाद भाई का उल्टा हो जाता है क्या? बहन।
और इसमें क्या देखिए धर्माधर्म, तो धर्माधर्म को जब अलग कीजिएगा आप तो ये हो जाता है धर्म प्लस अधर्म। क्या हो जाता है? धर्म प्लस अधर्म, या इसी को लिख सकते हैं धर्म अधर्म। तो इसमें भी बीच में डैश है लेकिन यहाँ लोप कर दिया है, इसीलिए ये हो जाता है धर्माधर्म। लेकिन यहाँ शब्द से आप लोगों को पता चल जाएगा ये जो धर्म है और इसका विलोम हो जाएगा अधर्म। उसी प्रकार दिन रात, तो दिन का विलोम क्या हो जाता है? रात। उसी प्रकार गौरी शंकर, तो गौरी का विलोम हो जाता है क्या? शंकर। तो उम्मीद है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। सिंपली याद रखना है जो बीच में योजक चिन्ह रहता है, अगर योजक चिन्ह नहीं रहे तो सिर्फ मूल मंत्र इतना याद रख लीजिएगा, जो इसमें जो दोनों पद होगा वो एक दूसरे का विलोम रहेगा हमेशा। बस इसी से आप लोग द्वंद्व समास को पहचान जाइएगा और जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा द्वंद्व के बाद हमारा है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? तो बहुव्रीहि समास में याद रखिएगा जो जिस समास का समस्त पद मिल करके एक नए पद का बोध कराता है उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास। तो जैसे हो गया दशानन, तो दशानन मतलब क्या होता है? 10 है आनंद जिसके, अर्थात ये हो जाता है रावण। तो इसका समस्त पद मिल करके किसका बोध करवा रहा है? रावण का। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसी को कभी कभी दूसरे भाषा में पूछ लिया जाता है जो किस समास का समस्त पद मतलब किसी भी पद का प्रधानता नहीं होती है। किसी भी पद का प्रधानता नहीं होने का मतलब जो इसका समस्त पद मिल करके एक नए पद का बोध करा रहा है, इसका मतलब इसके समस्त पद का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। उसके बाद है वीणा पानी। तो वीणा पानी मतलब क्या हो गया? जो वीणा ग्रहण किए हुए हैं, ये जो पानी होता है इस पानी का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। और ये जो पानी होता है इस पानी का मतलब होता है पीने वाला जो पानी होता है वो। तो ये हो गया पानी मतलब, और उसके बाद है वीणा। तो वीणा पानी का मतलब अर्थात जो वीणा ग्रहण किए हुए हैं, अर्थात हो जाता है सरस्वती जी। तो इस प्रकार से वीणा पानी भी हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है पित्त है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो ये भी क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास के बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को? सिंपली जो जिस समास का समस्त पद मिलकर एक नए पद का बोध कराता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे हो गया विषधर। विषधर मतलब जो विष धारण किए हुए हैं, अर्थात इसको बोल सकते हैं सर्प। तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। उसके बाद है चंद्रमौली। चंद्रमौली लिखा गया, चंद्रमौली होना चाहिए, अर्थात चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके। मौली मतलब होता है मस्तिष्क, अर्थात जिसके मस्तिष्क पे क्या है? चंद्रमा है, अर्थात हो जाएंगे शिव जी। तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को बहुव्रीहि समास भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक 3 समास समझ में आ गया आप लोगों को। द्विगु जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा हो गया द्वंद्व जिसमें दोनों पद एक दूसरे का विलोम होगा। इस समय में तो जीवन में कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं। कन्फ्यूजन होता है तत्पुरुष और कर्मधारय में, तो उसका भी मैं निराकरण बता दूंगा। चलिए सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और बहुव्रीहि में मैंने क्या बताया है? जो जिसका समस्त पद मिलकर एक नए पद का बोध कराता है उसको बोला जाता है बहुव्रीहि समास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है अव्यय उसको क्या बोला जाता है? अव्ययी भाव समास। तो इसका एग्जाम्पल सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा तो इसी से आप लोगों को काम चल जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाता है प्रतिदिन, प्रतिमास, इसको बोल सकते हैं प्रतिवर्ष। तो ये सभी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। जैसे हो गया यथाशक्ति, यथाक्रम, ये सभी हो गया। उसके बाद जैसे हो गया आजन्म, उसके बाद धीरे धीरे, तो ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। देखिए धीरे धीरे को देखकर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसके बीच में भी क्या है? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है कि नहीं? तो इसे आप लोग द्वंद्व समझ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया है? जो इसमें दोनों पद एक दूसरे का क्या होना चाहिए? विलोम होना चाहिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो धीरे का उल्टा धीरे कभी हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिमास, यथाक्रम, धीरे धीरे, आजन्म, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से 4 समास आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 5 होता है तत्पुरुष समास और इधर है कर्मधारय समास। इसमें आप लोगों को विशेष कन्फ्यूजन रहता है।
तो सिंपली याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में आप लोगों को परिभाषा कुछ भी याद नहीं रखना है। इसमें जैसे दिया है ना, इसका अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें दिया गया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। तो परिभाषा आप लोगों को नहीं भी याद रहेगा तो तत्पुरुष में सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, जो इस पद में जो है, इस समासिक पद में बीच के कारक चिन्ह लोप हो जाता है, अर्थात बीच का कारक चिन्ह जो है वो गायब रहता है। जैसे हो गया राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या हो गया, राजा का पुत्र, क्या हो गया, राजा का पुत्र। तो इसमें का क्या है, गायब है। पराधीन मतलब होता है पर के अधीन, पर मतलब जो दूसरे के अधीन हो, तो यहाँ भी कारक चिन्ह लोप है। उसके बाद है हथकड़ी, हथकड़ी मतलब क्या होता है, हाथ के लिए जो कड़ी है, क्या होता है, हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ भी के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, इसका क्या हो गया, लोप है। उसके बाद है सेनापति, सेनापति का क्या मतलब होता है, सेना का पति। तो इसमें भी का क्या हो गया है, लोप है। तो सिंपली याद रखना है, जो जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोल सकते हैं तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से अगर आप 5 समास पहचान गए हैं तो छठा को आप नहीं भी जानिएगा, 0% भी नहीं जानते हैं तो भी आप आराम से लगा सकते हैं, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। अगर 5 तक समझ गए हैं तो छठा भी मैं समझा ही दूंगा, इतना टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद नेत्रहीन जैसे हो गया, नेत्रहीन में क्या है, नेत्र से जो हीन है, तो नेत्र से हीन, तो से यहाँ भी क्या है, कारक चिन्ह है, इसमें कारक चिन्ह का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो इस प्रकार से जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद लास्ट हमारा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसको बोलते हैं, तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला। तो विशेषता बताने वाला जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया नील गाय। तो नील गाय मतलब क्या है, नीला है जो गाय, मतलब गाय के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो नीला है। तो ये नीला क्या हो गया, विशेषण। ये भी नहीं याद रखिएगा तो ये याद रख लीजिएगा, जो इसमें एक हमेशा क्या रहेगा, तुलनात्मक रहेगा। नीला है जो गाय, परमेश्वर मतलब क्या हो गया, यह परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो यहाँ भी इसको बोल सकते हैं, यह है विशेषण। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद है अधमरा, अधमरा का मतलब क्या होता है, आधा है जो मरा, क्या हो जाएगा, आधा है जो मरा, उसको बोलेंगे अधमरा। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से जिस सब का भी उच्चारण आएगा ना समास विग्रह, उसको समझ लीजिएगा सिंपली कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, तो जिसका चरण हो कमल के समान, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समास के बारे में जितना भी कन्फ्यूजन होता है उस सभी को दूर करने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग निश्चित रूप से बताया कीजिए लास्ट में कमेंट में जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी भी रहे तो उसे भी आप लोग निश्चित रूप से बताया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उस कमियों को दूर करके लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए।